27 में सत्ताधीश कौन, या 27 का सत्ताधीश कौन? ये बहस थोड़ी जल्दी छिड़ गई, लेकिन अब छिड़ गई तो छिड़ गई। अभी 2027 में वक्त है विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक होर्डिंग लगाया लखनऊ में। उस पर अखिलेश जी की भव्य फोटो है और उस पर लिखा 27 का सत्ताधीश। तभी ये बात चर्चा में आई और बहस में आई कि भाई 27 का सत्ताधीश कौन। सपा वालों ने घोषणा कर दी कि आ रहे हैं अखिलेश। 22 में ऐसा ही एक होर्डिंग लगा था जिस पर लिखा था आ रहे हैं अखिलेश, और इसी के समानांतर एक इसी की जैसा एक और होर्डिंग था जिस पर कैच लाइन थी आ रहा हूं मैं। दोनों में अखिलेश जी की फोटो थी। अब 27 के लिए वही दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 3 कोणीय राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कोण है, सपा दूसरा कोण है, बसपा तीसरा कोण है। बाकी सब जितने दल है छोटे बड़े, वो सब सहयोगी की भूमिका में किसी के पीछे है। स्वतंत्र कोण 3 ही है, भाजपा, सपा और बसपा। बहन जी की ओर से अभी ऐसा कोई दावा नहीं आया कि 27 का सत्ताधीश कौन। बसपाइयों ने अभी ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया जिसमें बहन जी का चित्र लगा के कहा हो कि 27 की सत्ताधीश ये। भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग सपने देख रहे हैं, सपने देखने का हक सबको है, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे, जैसे 17 में नहीं हुए, जैसे 22 में नहीं हुए। भाजपा के एक नेता ने तो कहा कि 27 साल तक प्रतीक्षा करनी होगी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में शासन में आने में। 27 साल तक उन्होंने 27 से 27 की रिदम मिला दी, तुक मिला दिया। अब बड़ा प्रश्न ये कि सत्ताधीश कौन। अव्वल तो सत्ताधीश शब्द ही थोड़ा विचित्र है, इसमें थोड़े राजत्व का अभिमान झलकता है सत्ताधीश में। लोकतंत्र में कोई सत्ताधीश नहीं हो सकता, सेवक होता है, लोक सेवक होता है, जिसको हम लोग कानूनी तौर पर भी पब्लिक सर्वेंट ही कहते हैं, व्यवहारिक तौर पर भी लोक सेवक ही है। लेकिन खैर फिर भी अब सत्ताधीश शब्द चल गया है उत्तर प्रदेश में इस बार, तो अब सत्ताधीश पर बहस होगी, स्वाभाविक है। एक बड़ा प्रश्न ये कि क्या सत्ताधीश कौन हो इसका फैसला पार्टियां कर सकती हैं। अगर पार्टियों के हाथ में हो तो हर पार्टी अपने नेता को ही सत्ताधीश घोषित कर दे, नहीं। इसका फैसला उत्तर प्रदेश का आवाम करता है, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन करती है कि कौन सत्ता के सिंहासन पर विराजेगा और कौन राजनीतिक वनवास भोगेगा। इसका फैसला कोई पार्टी नहीं कर सकती, कोई होर्डिंग नहीं कर सकती, कोई प्रचार तंत्र नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे खूबसूरत चीज है, वो यही तो है कि फैसला सामान्य जन करते हैं कि राज्य का मुखिया कौन हो, राज्य की सरकार किसकी हो। इसका फैसला रेडी वाला, पटरी वाला, किसान, मजदूर, जो आम जन है उत्तर प्रदेश के, वो करते हैं। वो खुद गरीब हो सकते हैं, वो खुद विपन्नताओं से लड़ते हुए हो सकते हैं, लेकिन उनके अंगूठे में राज्य की सत्ता तय करने की ताकत समाहित है, निहित है। सामान्य जन का अंगूठा लोकतंत्र में सत्ता तय करने का एकमात्र पात्र है, एकमात्र, दूसरा कोई पात्र नहीं। केवल सामान्य जन का अंगूठा ही है जो तय करेगा 27 में सत्ताधीश कौन, 29 में सत्ताधीश दिल्ली में कौन, और जितने भी चुनाव जहां भी होंगे उन सबका भविष्य, उन सबका परिणाम केवल अंगूठा तय करता है सामान्य आदमी के, जिसमें मजदूर है, किसान है, नौजवान है, गरीब है, अमीर है, सब शामिल है। तो अब राजनीतिक बहस चल गई है तो स्वाभाविक है उस पर चर्चा भी होगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि 27 का सत्ताधीश कौन।
पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ के दावे क्या हैं। सपा का दावा क्यों है ये और भाजपा का क्यों है ये दावा कि सपा नहीं हम फिर तीसरी बार। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 9 सीटों के उपचुनाव के बीच अचानक से 2027 को लेकर एक शोर सुनाई दिया है और उसकी वजह है सपा कार्यालय के दरो दीवार पर लगा ये पोस्टर, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है 24 में जनता ने दिया आशीष, 27 का सत्ताधीश। पोस्टर को हम एक बार जरूर दिखा दें। इस पोस्टर पे देख सकते हैं कि 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। तो जिस तरीके से ये जयराम पांडे द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, संत कबीर नगर के हैं, और तो जो इनके द्वारा पोस्टर लगाया गया है 2027 की बात कही गई है। विधानसभा चुनाव अभी दूर है 2027 का, फिलहाल अभी तो उपचुनाव की जो तैयारी है वो की जा रही है, सीटों का बंटवारा है, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। और कई चर्चा ऐसी भी है कि उपचुनाव के जो समाजवादी पार्टी ने भी जो टिकट दिए हैं वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव कर सकती है। दरअसल संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार जयराम पांडे ने सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर की चर्चा चारों ओर है। सपाई खेमे में तो खुशी की ही खुमारी है। पोस्टर को लेकर सपा के तमाम नेताओं का दावा यही है कि 2027 में अखिलेश यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यूँ तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। 24 की बिसात से 2027 की बात बीजेपी के आंगन तक जा पहुंची। बीजेपी कह रही है कि ऐसे सपने तो अखिलेश यादव 2017, 2019, 2022 और 2024 में खूब देखते रहे हैं। 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। हो गए झूठ, देखो झूठ की वो काट की हांडी लग गई। लोकसभा में चीटिंग कर लिए, झूठ बोल लिए, हो गया। इस बार हारेंगे, सपा सारी सीटों पे हार रही। बहरहाल सपा कार्यालय की दीवारों पर कार्यकर्ता अपने जज्बातों को उकेरते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद भी अखिलेश यादव के लिए पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर भी सुर्खियों में आए थे। उन पोस्टरों में सपा अध्यक्ष को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। अब उपचुनाव के बीच 2027 के लिए जागे जज्बातों ने सियासी गलियारों में इस पोस्टर ने चर्चा बढ़ा दी है। पोस्टर के बहाने ही सही, लोगों की जुबान पर सवाल शोर कर रहा है कि जनता किसे देगी आशीष, कौन होगा 2027 का सत्ताधीश। मेरे ख्याल से अखिलेश जी एकमात्र ऐसे नेता होंगे जो दोनों पदों के लिए उनकी पार्टी के लोग उनका होर्डिंग लगाते हैं। 24 में लगाया था भावी प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश जी का चित्र, अब 24 निकल गया, अब लगाया कि 27 में सत्ताधीश। ऐसा दूसरा कोई शायद नेता नहीं होगा जिसका दोनों पदों के लिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एक साथ चित्र लगता हो।
मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। AK मिश्रा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मिश्रा साहब का बहुत स्वागत है। BSP के प्रतिनिधि नावेद अयाज अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका अग्रिम स्वागत एडवांस में। मिश्रा जी, अभी हालांकि लड़ाई बाई इलेक्शन की है 9 सीटों पर, लेकिन चर्चा अब 27 की चल गई, तो हमने कहा चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 27 का सत्ताधीश कौन, क्या लग रहा है आपको, तस्वीर क्या दिख रही है उत्तर प्रदेश की? बड़ा सारगर्भित आपका विषय है, ये चुनना चाहिए। देखिए, पहले मैं गंभीर होकर के इस चीज को मैं बता दूं कि ये पोस्टर देख के जो विचार मेरे मन में आया, हम सभी लोग बचपन में, मैं तो खेलता था, नदी तालाब के किनारे रेत वगैरह होते थे ना, तो कभी उससे मीनार कुछ ऐसे बना के घर की तरह ईंट ऊट थोड़ा लकड़ी उकड़ी लेके बना लेते थे और खुद ही खुश हो जाते थे, देखो ये मेरा महल बन गया। फिर वो 10 मिनट आधे घंटे में गिर जाता था, आंधी तूफान, फिर जाके बनाते थे। तो ये ठीक यही प्रक्रिया, और स्पेशली त्रिदेव में जो यादवों के 3 पुत्र हैं, उधर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इधर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को मैं अखिलेश भैया बोलता हूँ सम्मान से, प्रिय वो मुझे बहुत है। तो ये जो त्रिदेव हैं और इसके साथ जितने और पुत्र हैं, राहुल गांधी हो गए, आंधी तूफान ला रहे थे, उधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हैं, तो ये रेत के घरौदे बनाते हैं जिसकी उम्र शायद 1 महीने 2 महीने 4 महीने चुनाव तक होती है, फिर वो घरौदा टूट जाता है। राजनीति बहुत गंभीर विषय है, हमें भी नहीं पता था घर कैसे बनाया जाता था, तो हम खुश होते थे, कितनी मेहनत लगती है, ग्राउंड पे काम है नहीं, सपने देखना इस तरीके से। अरे अब तो गंभीर होइए, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, पीछे के चुनाव में गंभीर होकर सीखिए। इन लोगों ने ग्राउंड की राजनीति की नहीं, मुलायम सिंह यादव चाहे जैसे रहे हो, लालू यादव, इन लोगों ने घिसा है, चप्पलें घिसी है एक एक की। ये तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है, मुख्यमंत्री बन गए पिताजी के कारण, इनको कुछ पता ही नहीं, इनको तो बस यही पता है टीवी मीडिया ये सब पोस्टर लगा दो बन गए। तो यही ये माजरा है। ठीक, विजय भाई, अभी बाई इलेक्शन का किंग कौन, ऐसा होर्डिंग ज्यादा मौजूद होता नहीं, लेकिन ये जयराम पांडे जी 27 चरण में चले गए। खैर चले गए तो भाई चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई कि 27 का सत्ताधीश कौन। आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि 27 में आपकी ही सरकार आ रही है? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार भैया। और मैं अभी एक चीज बता दूं, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत इन्होंने बातें कर दी ऐसी, अभी शायद अखिलेश यादव जी ने जो मेहनत की है वो देखना ही नहीं चाह रहे। ये मेरी समझ में नहीं आता कौन सा चश्मा लगाते हैं। एक तरफ कहते हैं सम्मान करते हैं, अरे कम से कम भाई थोड़ा देखना भी तो चाहिए ना, क्या रैली करी है उन्होंने, कितना घूमे हैं। एक नेता आप ऐसा हिंदुस्तान में बता दो जो हजारों लोगों से डेली मिलता हो, एक नेता का नाम बताइए आप मुझे। मैं सही बात तो ये बता दूं, मैं अमिताभ जी आपकी बातों का भी जवाब दूंगा जी, लेकिन कोई नेता आज माननीय अखिलेश यादव जी के बराबर नहीं है। कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए जो हजारों लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपने डेली मिलता हो, एक नाम बताइए आप, इनसे पूछ लीजिए एक नाम। एक नाम बोल रहा हूं, 2 और 3 नहीं पूछ रहा, एक नाम। वो हजारों कार्यकर्ताओं से डेली मिलते हैं, जितना आसान उनसे मिलना किसी नेता से नहीं है, और जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुंह में चाहे कितनी बात कह दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, क्यों नहीं लिखे अखिलेश यादव जी के लिए। पहली बात तो यह है उन्होंने तो लिखा नहीं, यह लिखा है किसी कार्यकर्ता नेता ने, उसकी भावना है, और भावना गलत नहीं है, भावना सही भी है। जब भाजपा की ये बड़ी बड़ी तारीफ करते थे, पुलिंदे बांधते थे, तो उत्तर प्रदेश में उसका रथ रोक दिया, सबके गणित बिगाड़ दिए, सबकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। और जब वही पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या बीजेपी के समर्थक हो, अब उस बात से कन्नी काट जाते हैं। अगर हम उनसे बोले भाई क्या बोले थे तुम उस समय, तो कहते हैं हाँ हाँ हो गया, चलो हो जाता है गलती। मतलब अपनी बात पे 5 मिनट में डिस्कशन कर ले तो करते नहीं, और हमसे पूछते हैं भाई ये कर दिया, 17 में किया था नहीं आए, 22 में किया था नहीं आए, 19 में नहीं आए। अरे तो भाई आएंगे नहीं क्या कभी? क्या सकारात्मक राजनीति छोड़ दे? ये जनता का विचार है। और विचार क्यों है? विचार इसलिए है कि आपके विधायक के बेटे पे गोली चला देते हैं आपके पदाधिकारी, आपके नगर अध्यक्ष, आप दंगा करा दे उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को मरवा दे, कटवा दे, लोगों के साइट पे जाकर के दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनकी टोपी और धारण करके उनकी ड्रेस योगी जी को मारने की धमकी दे दे। आप लोग ये कर रहे, अरे उनके विरोध में विपक्ष में कुछ बोलोगे कम से कम,
या सारी चीजें विपक्ष की दिखाई देती है? ठीक है विजय भाई, जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ थोड़ा तो ध्यान बचना चाहिए। ठीक है विजय भाई, मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बात विजय जी कह रहे हैं कि जनता के जनादेश से ही कोई भी पार्टी सरकार में आती है, और अगर योगी सरकार 2 बार से जनता का जनादेश पाने में सफल रही है तो फिर जनता गलत नहीं हो सकती। जो चार्जशीट विजय राठी बता रहे हैं और उनके लिए होगी, लेकिन अगर जनता को वो चार्जशीट समझ में आती तो योगी सरकार बाहर हो गई होती सत्ता से। योगी सत्ता में कैसे आ जाते? कोई जबरिया थोड़ी सत्ता में आ सकता है ना। आप अपना केस जनता की अदालत में रख सकते हैं। कोई दंगा कराने वाला, कटवाने वाला, क्या क्या बोला विजय भाई ने, ऐसा कोई सरकार में जनता कैसे चुन लेगी? जो जनता को कटवा रहा उसको जनता क्यों चुन देगी? और लोकतंत्र में इसके अलावा तो कोई दूसरा इम्तिहान नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई नपना नहीं। जनादेश ही एकमात्र नपना है कि आपकी चार्जशीट पर जनता ने क्या संज्ञान लिया, ये जनादेश से ही तो पता लगता है। इसलिए मैं कहता हूं जनादेश का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जिस वोट से योगी जीते उसी वोट से ममता बनर्जी जीतती हैं, उसी वोट से केजरीवाल और उसी से भगवंत मान और उसी से स्टालिन। कोई अलग वोट पड़ता है क्या? उनको जापान वाले वोट देते हैं, इनको फरुखाबाद वाले नहीं ना। वही भारत का मतदाता है, इसलिए मतदाता का आदेश, उसका निर्णय मान के चलिए कि सबसे बड़ी अदालत के निर्णय से भी बड़ा निर्णय है। इसलिए उसको सिर झुका के विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 27 का सत्ताधीश तय हो गया। बात बाई इलेक्शन की थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा का भी बिगुल फूंक दिया है समाजवादी पार्टी ने, ऐसा लग रहा है। अर्थात ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में सत्ताधीश शब्द का प्रयोग यह राजतंत्र और अहंकार का द्योतक है। सत्ताधीश राजतंत्र और अहंकार का द्योतक है। अगर पोस्टर से कोई सत्ता, उनके शब्दों में सत्ताधीश हो जाए तो फिर लोकतंत्र में चुनाव की कोई जरूरत तो है नहीं। क्या जरूरत है? अभी से हो गए सत्ताधीश। और मुंगेरी लाल का सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है। जब से ये गद्दी पाए, गद्दी वो भी अपने पुरुषार्थ के भरोसे नहीं पाए, अपनी लोकप्रियता से नहीं पाए, अपने पौरुष से नहीं पाए। ये पिता की गद्दी को छीन कर बैठने वाले साहबजादे हैं। और ये जब से बैठे तब से 17, 19, 22, 24 हर चुनाव में कभी मुख्यमंत्री हो जाते हैं भावी, कभी प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन बन पाते कुछ भी नहीं है। और 27 के पहले इस तरह का ऐलान करना जनता जनार्दन के जनादेश और लोकतंत्र दोनों का अपमान है। हम ये कहें कि भाई ठीक है, चुनाव आता है, आप सब उम्मीद करते हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, सब जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है। लेकिन 2024 में ही अहंकार में कह दिया जाए कि साहब अखिलेश भैया सत्ताधीश हो गए, 24 में प्रधानमंत्री हो गए, तो ये मतलब एक सरकार बनाना बड़ा एक गंभीर विषय है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस पर कोई इस तरह की टिप्पणी करना, वो करना, हाँ उपचुनाव था तो उसमें कुछ कह देते कि भाई हम सारी सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी डर गई, डर के मारे जो है वो मैदान में नहीं आ रहे, कुछ इस तरह से कहते तो कुछ जनता सोचती। आप ये बताइए, जो आदमी संवैधानिक पद पर रहा वो अपने क्रियाकलाप और पार्टी के क्रियाकलाप से हंसी का पात्र बने। मतलब कभी आप जो है दीवार फाड़ जाते हैं, कभी गेट फाड़ जाते हैं, कभी कुछ तरह का बयान देते हैं, कभी कुछ तरह का बयान देते हैं। और दूसरी बात यह है कि चुनाव 27 का हो या इसके पहले का हो, इसके बाद का हो, एजेंडा सबका तय है। अमिताभ जी, कोई बदलाव नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बदलाव है, न समाजवादी पार्टी के एजेंडे में बदलाव है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, उपद्रवी, गुंडे, माफिया, बवाली का संरक्षण, और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, विकास
कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाएं, वो भी भाईजान और जितने जान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। दंगा ऐसा तो और नहीं है। दंगा, अयोध्या का विकास तो 2 रुपया आपने नहीं दिया और सैफई को आपने बना दिया चमाचम। पिता पुत्र के जमाने में सैफई विश्व स्तर का बन गया और अयोध्या में दो रुपए नहीं खर्च किया। वही अयोध्या की हालत, वही टाट, वही कंबल, वही जो है पंखा, वही टेबल, वही ठीक। ओपी सिंह जी, मैं एक उत्तर ले लूं विजय जी से। उत्तर विजय जी, बीजेपी कह रही है कि आपकी प्राथमिकता अयोध्या नहीं थी, आपकी प्राथमिकता सफाई थी। एक मिनट ओपी सिंह जी। विजय जी, भाजपा कह रही है कि सपा की प्राथमिकता अयोध्या नहीं थी, उसकी प्राथमिकता सफाई थी। तभी तो अमिताभ जी अयोध्या में मुंह की खाए हैं लोग। अभी अयोध्या में बेचारे बोलते हैं, बहुत मतलब कम बोलते हैं, बचते हैं। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये इनके दिल की टीस है। उस पे देखे 2 सीटों पे अगर जिक्र ना करें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो ये कूद जाते हैं। एक तो मुजफ्फरनगर और एक फैजाबाद, अगर ये छोड़ दें तो ये बेचारे खुश रहते हैं। तीसरी बात देखिए अमिताभ जी, आपने एक बात बोली थी जनादेश की, कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। हम मानते हैं और सर झुका के मानते हैं, लेकिन अगर लास्ट वाला आप देखें 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी कोई चुनाव नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनादेश किसे मिला? समाजवादी पार्टी को। तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है? अरे इनके गले से नहीं उतर जा रही है, जूतम पैजार हो रहा है एक दूसरे में, ये नहीं स्वीकार कर पा रहे। जिस जनता को इन्होंने 2-2, 3-3 बार सरकार बना ली, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये नहीं हजम कर पा रहे। हम भी तो यही बोल रहे हैं भाई, 2024 में जब हमें मिला, हम बड़ी पार्टी बने, तो वहां से अगर हम लास्ट ही देखा जाता, जब ये बात करते हैं, ये पहले 19 की बात करते थे। अगर हम तो विजय राठी, एक मिनट विजय भाई, एक मिनट रुको विजय भाई, एक मिनट। 22 में चुनाव के बाद आपने कहा, अखिलेश जी ने कहा, मतलब किसी छोटे व्यक्ति ने, खुद अखिलेश जी ने कहा कि हमारी जीत छीन ली गई। क्या हम जीत गए थे? ये जो भाजपा वाले जीते बताए जा रहे हैं फर्जी हैं क्या? और आप कह रहे हो हम सिर झुका के स्वीकार कर लेते हैं। सुनिए, जो सीटें इनको मिली, अरे सीटें नहीं, आपने अखिलेश जी ने पूरा मैंडेट खारिज कर दिया था। तो इसमें गलती क्या है? इन्होंने हराया हम लोगों को। जो 500 से नीचे, 1000 से नीचे जो मतों की गिनती थी, उन सीटों को इन्होंने छीना हमसे। क्या नहीं किया डीएमएसएसपी ने? देखा नहीं आपने? आप ही के तो चैनल पे चला था सब कुछ, कौन कौन से बूथों पे नजर आता था, ठीक है, आपने नहीं देखा? ठीक है विजय भाई, देखिए जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, पूर्ण बहुमत नहीं दिया, सरकार बनाने का, सीटें कम थी, इन्होंने हर जिले में लगभग 1 सीट हमसे छीनी है। उस बात के गवाह हैं हम लोग। कैसे विजय राठी, ठीक, क्या इन्होंने घपला किया? एक लास्ट में बोल दूं, देखिए लास्ट में एक चीज बोल दूं अमिताभ जी, अभी ये बहुत सारी बातें इन्होंने कही अभिमान, अहंकार और घमंड की। अभिमान, अहंकार और घमंड किस नेता में है? भारतीय जनता पार्टी के सब जानते हैं, चाहे वो दिल्ली के बड़े वाले नेता हो या छोटे उनसे लखनऊ के नेता हो, चाहे वो महिलाओं पर, नौजवानों पर या पत्रकारों पर मुकदमे लगाने की बात हो। अहंकार घमंड तो इतना है कि अगर एक पत्रकार स्कूल में ये दिखा दे कि खाने में नमक मिला दिया तो उठा करके उसको जेल में डाल दिया, ये इतना बड़ा घमंड है। ये चाहते हैं इनकी खबर ना चले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि उनका कार्टून बना करके भी टीवी पे चलता है तो वो उसको भी पोस्ट कर देते हैं। किसी में हिम्मत है? मैं चैलेंज करता हूं, किसी पत्रकार में, पत्रकार बड़ी चीज होता, अगर हिम्मत है योगी जी का कोई कार्टून बना करके चला के दिखा दे। और ये ओपी सिंह यहाँ बात करते हैं, ओपी सिंह जी में खुद इतनी हिम्मत नहीं है जाकर के, लोकतंत्र धराशायी है इनकी पार्टी में, कि जाकर के कोई ऐसी चीज समझा दे। आपको भूल गए अमिताभ जी, लास्ट बात क्या करके मैंने एंड कर दिया, बस लास्ट। आप ही के चैनल पे और सब जगह आपने देखा था, एएनआई के पत्रकार योगी जी के मुंह पे एक माइक लगा रहे थे, और क्या वर्ड बोला था योगी जी ने? आप उम्मीद कर, मैं बोल नहीं सकता टीवी पे, वो इतना वो गाली होती है, उत्तर प्रदेश में वो गाली है जो उन्होंने उसको बोला था कि माइक को लगा करके कि क्या कर रहे हो तुम ये ओपी सिंह जी बात करते। अरे नजरें नहीं उठा पाएंगे अगर सामने आ जाए लोग। ठीक है, अभी एक ऐसी ही बात गूंजी थी मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में, है ना विजय राठी? मेरे ख्याल से आपके भी संज्ञान में आई होगी, ठीक है ना? तो खैर ए.के. मिश्रा, समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि भाई जनादेश का मतलब वो जब हम सरकार में आए, क्या या लोकसभा में जनादेश तब माना जाएगा कि ये जनादेश दुरुस्त है जब हमारी सबसे ज्यादा सीटें आए, जैसे 24 वाला, 19 वाला फेल है, 24 वाला पास है क्या, और 14 वाला फेल है। विधानसभा बोले 19, 17 और 22 दोनों फेल हैं।
विजय भाई ने बता दिया कि हर जिले से एक सीट आपने मेरी चुरा ली, नहीं तो हम तो सरकार में थे ही। ये जनादेश के लिए, जनता के लिए बड़ी कठिन परीक्षा का वो रख दिया सपा ने कि भाई आपका जनादेश तभी पवित्र मानेंगे जब हमारा राज्यारोहण हो, और हमारा नहीं हुआ तो काहे का जनादेश। एक विजय जी, हाँ देखिए, एक जमाना था जब लाठी और भैंस दोनों हमारे मित्र के पार्टी की हुआ करती थी, तो जनादेश भी इनका होता था, आदत वही पड़ी हुई है और ये बात सही है। मैं एक चीज अपने मित्र को बता दूं जो पत्रकार के लिए चश्मा लगाने के लिए, मेरे फेसबुक इन सब पे जाइएगा, मेरे सारे विश्लेषण और घोषणाएं जो मैंने की हैं वो सही हुई है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है लेकिन सही हुई है। तो मैं ये बोलना चाहता था, जबरदस्ती की राजनीति, ये स्पेशली बीच में जब क्षेत्रीय छत्रप पैदा हुए ना, तो इन्होंने बड़ा ठसकते और सीना ठोकते और गुंडई वाली राजनीति की है, चाहे आरजेडी रही हो चाहे समाजवादी पार्टी। इन दो को तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। ये जबरदस्त गुंडई होती थी, लाठी लेके बंदूक लेके खड़े रहना, बूथ कैप्चरिंग, बहुत सारी पिक्चरें बनी है, अखबारें भरे रहते थे। तो वो चीज अभी जेनेटिक मटेरियल से जा नहीं रहा है। इतने बदलाव देश में आ गए हैं, सभी पार्टियों में आ गए हैं, लेकिन जो उस टच में है, इनको अभी भी लगता है कि जो हम बोलेंगे वो होगा, तभी वो चीज होगा। भाई अपने आप को केंद्र में रख करके हर चीज को देखना छोड़ दीजिए, नहीं तो राहुल गांधी ही बनेंगे। राहुल गांधी अपने आप को केंद्र में रख के पूरी दुनिया को देखते हैं। पूरी दुनिया के हिसाब से देखिए, दुनिया को केंद्र में रख करके आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और अयोध्या वाली जो बात, आप मुजफ्फरनगर में जो जीते हैं वही तो बोल रहे थे ना कि मोदी तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इससे ज्यादा स्वतंत्रता और धृष्टता क्या चाहिए। रही बात अयोध्या पे आप लोग जो उछलते हैं, सुनिए अमिताभ जी इन्हें सही कर दो। मुजफ्फरनगर में बोटी सहारनपुर वाले हैं। अरे भाई वो सहारनपुर हाँ वाले ठीक है, हैं। अरे वो सहारनपुर ठीक है हाँ सहारनपुर के हैं। अरे सर हम क्षमा मांग लेते हैं, अरे विपक्ष के ही कोई नेता है ना। फर्जी बोल रहे हो, फर्जी बोल रहे हो। नहीं उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था। कह रहे, अरे भैया विजय जी वो ये कह रहे हैं तो गठबंधन के ही, इंडिया अलायंस के ही है ना इमरान। अमिताभ जी आपकी थैली के चट्टे बट्टे हैं ना। अगर उस अरे आपके थैली के चट्टे बट्टे लोकसभा का हूं, अखिलेश भैया आकर के मिलते हैं उसी पार्टी से कि नहीं? फर्जी चला देते अखिलेश भैया उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं कि नहीं? अरे अखिलेश भैया सुन तो लो, अरे सुन लो, एक मिनट सुन तो लो, मेरा भी सुन लो। अमिताभ जी, भाई आपकी पार्टी की सदस्य क्या सुन ले, अमिताभ जी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, सुन ले। अमिताभ जी 10 सेकंड बनते हैं मुझे। अमिताभ जी 10 सेकंड बनते हैं, 10 सेकंड बनते हैं मेरे लिए जी। 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूँ इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा को अगर नहीं होता, कोई बाहर का पूरब का होता, नहीं समझ पाता। मुजफ्फरनगर से आदरणीय हरेंद्र मलिक जी सांसद हैं जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो अगर कोई बाहर का होता तो ये तो बोल करके हवा में चले जाते। उससे इन पत्रकार की क्रेडिबिलिटी पे हमें शक होता। इन्होंने बोल दिया देखिए टुकड़े होंगे मोदी तेरे, मुजफ्फरनगर वालों ने बोला। भाई साहब जब आपको यही नहीं पता किसने बोला, हारने के कारण हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होता है। नरेंद्र मोदी आप हर बार चुनाव हारते जा रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी करो, आपकी नेतागिरी पे शक है। थोड़ा पढ़ोगे नहीं क्या? साल से चुनाव हार रहे हैं, आपकी नेतागिरी पे शक है। मुजफ्फरनगर से नहीं, वो सहारनपुर वाले थे, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में अंतर नहीं पता आपको? आप की जानकारी रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं क्या? अरे जानकारी तो मैं 50 दे दूंगा। अमिताभ जी को क्या बोला था? समाजवादी पार्टी के नेता ने फोन करके क्या बोला था? अच्छा अरे अभी 27 साल आपको और लगेंगे, जो 27 साल लगाया है ना, 27 साल आपको अभी और लगेंगे। अभी आप आने वाले नहीं हो। बड़ी गंभीरता से देश के महल बनाइए, होर्डिंग लगाइए, बोर्ड लगाइए, पत्रकारों से जाति पूछ के सवाल का जवाब दीजिए, मुद्दों पे मत आइएगा, सब कुछ मत आइएगा, और ऐसे ही हारते रहिएगा, फिर लाल किताब लेके घूमते रहिएगा, संविधान बचाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो सर, 10 साल से वही चीज कितना सुने, अरे कितना हम लोग सुने, कैसे विश्वास करें कि आप जीत जाओगे यार? आप मुझे बताओ, 10 साल से वही नौटंकी, हम जीतेंगे, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, सत्ताधीश बन रहे हैं, न्यायाधीश बन रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है, सड़क पे ही खड़े हो। नहीं, सड़क के सड़क पे ही खड़े हो, सत्ता में नहीं आ रहे हो 10 साल से, कितना विश्वास करेगी? किसने क्या अब तो जनता का और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास उठ गया है अपने नेता के ऊपर।
ऐसी चीजें आपने बोल दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश नहीं, माफी यादव के मांगो आप बातों से पार्टी आप पहले कार्यकर्ताओं माफी का मांगो। विश्वास उठ गया समाजवादी है। पार्टी के ये सांसद कुछ भी ने बोल कुछ नहीं देंगे बोला। कि हम आप सत्ताधीश माफी मांगो हैं, उस चीज के हम लिए। एमपी से चुनाव आप उस लड़ेंगे, चीज के लिए हम करोड़ों लोग प्राइम देखते मिनिस्टर हैं, बनेंगे। इस हद चैनल हो को गई। करोड़ों लोग देखते अरे हैं। सर, इतना गलत सपने बोलोगे? देखने से बाहर करोड़ों लोग देखते निकलिए। हैं इस चैनल को, करोड़ों लोग देखते खुली हैं, आंखों करोड़ों से, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे खुली भाई, आंखों से सपने तुम मत देखिए। सांसद का सपने माफी तो देखिए, मांगो सो उस चीज करके के लिए। देखिए। उस चीज के लिए सुबह माफी तो देखिए मांगो आप सपने, कम से ब्रह्म कम। मुहूर्त आपने में झूठ सपने बोल दिया। देखिए, तो वो मुजफ्फरनगर सपना सच हो सांसद ने जाता कभी है ऐसा 6 नहीं महीने बोला। में। आदरणीय दिन हरेंद्र में मलिक जी 12 अच्छे बजे सांसद है, सपने ऐसा आप कभी नहीं बोला। ये क्या देखेंगे। बोल रहे हैं आप? बड़ा दिन में विश्वास दिया 12 क्या? बजे माफी सपने मांगनी आप चाहिए नहीं आपको, देखेंगे। नहीं आपको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव सपा के किसी ने आदमी ने नहीं बोला। पत्रकारों से पूछा था कि सपा नहीं के कौन किसी बिरादर हो। नेता, कार्यकर्ता, क्या विधायक, नाम सांसद है? ने ऐसा नहीं बोला अखिलेश आपको यादव माफी ने मांगनी पूछा था कि नहीं पड़ेगी। 2 बार नहीं, पत्रकारों आपको से माफी कौन मांगनी बिरादर पड़ेगी हो, आज। मिश्रा हो तिवारी हो। गलत चीजें नहीं अखिलेश सुनेंगे। यादव ने पूछा था अमिताभ कि जी नहीं गलत चीजें पत्रकारों नहीं से। सुनेंगे। बाइक गलत चीजें दिखाऊं? नहीं सुनेंगे। करोड़ों लोग अखिलेश देखते हैं इस यादव की चैनल को, बाइक गलत चीजें दिखाऊं? नहीं सुनेंगे। जो आप पत्रकारों ये से बताइए पूछते हैं आपने कौन झूठ कैसे बिरादर बोला? हो। एक मिनट, दोनों नहीं, लोग आपको रोको, माफी दोनों को मांगनी रोकूंगा। पड़ेगी। आपको राठी माफी साहब को भी मांगनी रोकूंगा, पड़ेगी। मिश्रा जी को भी रोकूंगा। एक मिनट, दोनों को रोको, दोनों को रोकूंगा। विजय राठी एक मिनट बात रुको भाई, मैं ओपी सिंह जी के पास चली, उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं। मिश्रा जी ने ये नहीं कहा कि सपा के नेता ने कहा, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर वालों ने ये कहा। वो स्लिप ऑफ टंग है, मुजफ्फरनगर वालों ने, सहारनपुर वालों ने कहा। एक जो बाद में उन्होंने दुरुस्त किया कि हाँ मुझसे गलती है, सहारनपुर वालों ने कहा इमरान मसूद। दूसरी बात कि भाई नातेदारी तो है ही, अलायंस तो एक ही है, इंडिया अलायंस, उसी के प्रमुख चेहरे इमरान भी हैं। हालांकि उन पर के नक्षत्र खराब चल रहे, वो जहाँ केस चल रहा है उसमें संकेत यही कि कहीं ऐसा ना हो कि सदस्यता भी चली जाए इसी बयान पर कि मोदी आएंगे तो 52% मुसलमान है यहाँ, टुकड़े ऐसे बोले थे, टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे, हाथ ऐसे करके। अब वो गले में पड़ गया बयान, सदस्यता भी जाने वाली है। तो इसमें कोई ऐसी बहुत विचित्र बात नहीं। तो बात ठीक है, वो स्थान का ही तो अंतर है, मुजफ्फरनगर नहीं सहारनपुर है, बात खत्म हुई। बाकी तो उन्होंने पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया था किसी का, इसलिए सपा को उसमें एनॉयड नहीं होना चाहिए, ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना तो है कि इमरान मसूद की पार्टी और आपकी पार्टी दोनों का एक एक पांव समुद्र में बंधा है, आपस में गठबंधन है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। क्या तो इनका अच्छा आपके खाते, उनका और उनका बुरा भी आपके खाते, वैसा वर्षा वो भी। गठबंधन में यही तो होता भाई, साथी का अच्छा हो तो अपने को लाभ, साथी का बुरा हो तो अपने को नुकसान। तो इमरान मसूद के मसले की आंच सपा पर भी आएगी, स्वाभाविक है। और वो कुछ समय तो सपा में भी रही थे, बसपा छोड़ के सपा में आए थे, फिर कांग्रेस में गए थे। इसलिए कोई घर का मामला है, कोई इतना नाराज होने की बात नहीं, वो घरेलू मामला है इमरान का। तो खैर ओपी सिंह जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी ने कहा कि 17 और 22 का जनादेश गड़बड़ था, उसमें घालमेल था, घोटाला था। भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में एक सीट छीनकर सरकार जो सपा की बन रही थी उसको रोक दिया। जी, पहली चीज तो ये आफ्ताब जी, जितने चैनलों पर डिबेट होता है जी, उसमें सबसे ज्यादा अनुशासित और मर्यादित डिबेट आपके चैनल पर होता है। लेकिन अभी जो आक्रमण हुआ एक दूसरे के बीच में, वो कुछ समझ में नहीं आया। जब मेरे समझ में नहीं आया तो आम जनता की समझ में क्या आया होगा कि क्या सभा के बोल रहे थे और क्या राजनीतिक। खैर, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के बीच में बोलूं। नहीं, अभी केवल ओपी सिंह की आवाज, विजय राठी ना, हाँ, दिस इज नॉट डन। जी। दूसरी चीज ये है कि हमारे सपा के साथी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। एक बात मेरे ये समझ में आई, और दूसरी बात ये समझ में आई कि जो हम सत्ता में 22 में आए और 24 में आए, वो हम कुछ ही किसी भुलैया, मतलब कोई गड़बड़ी के तहत आए। ये दो बातें मेरी समझ में आई। मैं केवल एक एक लाइन दोनों पर बोलूंगा, अपने विजय भाई को समय ज्यादा दीजिए क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी उतावली है। पहली चीज तो यह है कि ये लोकतंत्र शब्द का प्रयोग दो लोग विशेष रूप से आजकल देश में कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव। 1947 में जब देश आजाद हुआ और किसी कलबल छल से गांधी से सत्ता की कुंजी पर बैठ गए, सत्ताधीश हुए, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां सत्ताधीश हुए नेहरू जी। और 77-78 साल में उस पार्टी के द्वारा इस देश पर 4 पीढ़ियों का राज है।
यही लोकतंत्र है कांग्रेस। और 1992 में समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह ने स्थापना की। आज 32 सालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कितने हुए इस पार्टी से? 2। पिता, पिता के बाद पुत्र, 32 साल में 2। बाकी पार्टी में कोई इतना योग्य नहीं हुआ कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी बैठ सके। यह है दोनों पार्टियों का लोकतंत्र। अब रही बात गड़बड़ी की बात, तो यह तो बड़ी आम बात है कि जब आप जीते 37 सीट जीत गए तो ईवीएम ठीक था, आप 22 में हार गए तो ईवीएम नहीं ठीक था। अच्छा, यही रोना कांग्रेस का भी है हरियाणा चुनाव के बाद कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। आप तेलंगाना जीत गए, कर्नाटक जीत गए, हिमाचल प्रदेश जीत गए तो ईवीएम ठीक था, अब ईवीएम गड़बड़ है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ईवीएम गड़बड़ है न चुनाव गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी का पहला आत्मचिंतन का एक यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, मैं जब शब्द रिपीट करूंगा अब तक। उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो जीत गए थे, हमें हराया गया। और हराया किसने? निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिल करके प्रत्येक विधानसभा में 20% यादवों का और 20% मुसलमानों का वोट उन्होंने गड़बड़ कर दिया और उस वोट को पढ़ने नहीं दिया, वोट को कटवा दिया वोटर लिस्ट। किसने कटवाया? संविधान बचाओ का नारा देने वालों ने क्या कहा कि निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के 20% प्रत्येक विधानसभा में यादवों का 20 मुसलमानों का वोट कटवा दिया। इसलिए हमारे जनादेश से हम नहीं आए। तो इन लोगों के जो तर्क है उस तर्क के आगे भगवान का भी तर्क नहीं चल सकता। नंबर 2, ये बात सही है कि भाई विजय जी आप बोल लीजिएगा इसके बाद, ये सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि उसी लोकतंत्र ने उसी ईवीएम में उत्तर प्रदेश में आपको 37 सीटें दी और हमको 33 दी। हमने तो ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगाया, न किसी के ऊपर आरोप लगाया, जबकि सरकार मेरी थी, प्रशासन मेरा था। आपने गनीमत ये है कि 2024 के चुनाव में इस तरह का ईवीएम डीएम प्रशासन किसी पर आपने आरोप नहीं लगाया, हमने भी उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जो आपका मुख्य क्या था, लोग संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, यही था आपका नारा, आपने कर दिया। अब देखिए कि उसके बाद हरियाणा का चुनाव, इंडिया गठबंधन का पूरा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ, उसमें अखिलेश भी सम्मिलित है। ये बात और है कि उनको हैसियत दिखा दिया मध्य प्रदेश और हरियाणा में, आज वही हैसियत अखिलेश यादव बदला ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और कोई बात नहीं है, फूलपुर की सीट मुझे चाहिए, मझवा की सीट मुझे चाहिए, मांग रहे थे 5, अब तक पाए नहीं 1 का। तो उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ। दूसरा, वही इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा। तो आपको परिणाम जनादेश लोकतंत्र में जो आया उसे भी आपको स्वीकार करना चाहिए, जैसा हम स्वीकार कर रहे हैं कि इतने ठीक है। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं विजय, ठीक है ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं विजय, ठीक है ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं विजय जी के पास चलूंगा, फिर मिश्रा जी के पास आऊंगा। विजय जी एक प्रश्न है, बाकी आप जवाब देना जो कह रहे तो दीजिएगा। प्रश्न ये कि 14, 17, 19 इन 3 का चुनाव परिणाम गड़बड़ है, इसमें घोटाला हुआ है, 24 का ठीक है, ऐसा स्वर है क्या आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, 24 में भी हम लोग अगर ठीक से होता तो 50 सीट से ऊपर जीत रहे होते। अच्छा 24 में भी घोटाला है, 24 में भी घोटाला है, इसमें भी अभी भी बोल रहे हैं हम लोग। और एक चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए अभी समिति के चुनाव हुए हैं, अभी तो चल ही रहे थे, 2-4 दिन भी नहीं हुए, तो आपने देखा होगा किस तरीके से क्या चल रहा था। पर्चे फाड़ लिए, लूट लिए, कैंसिल करा दिए, तहसीलदार को निशान इसीलिए पर्चे से चुनाव खराब है, इसीलिए पर्चे से चुनाव खराब है, यही चुनाव अच्छा देखिए जी। तो वो तो ईवीएम में भी होता है, नॉमिनेशन तो पर्चों से ही होता है, वोट डालने वाला नहीं है, ये नॉमिनेशन ही नहीं होने देते। अच्छा, निशान लगा रखे थे लाल कि ये लोग इनके सबके कैंसिल करने हैं। और मैं भी बता दूं, ओपी सिंह जी बोल रहे थे
पता नहीं, मुझे लगता है जमीन पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हम तो जितना आया उतना जमीन पे भी रहते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं बैठा तो आप उसे भली बात नहीं जानते हैं। वहां के पूर्व विधायक ने अपने घर में बीएलओ की मीटिंग बुला रखी थी, बीएलओ की। एसडीएम को हमने फोन किया कि जा करके बीएलओ, सब बीएलओ क्षेत्र के उसके घर पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे उसके घर पे बीएलओ? बीएलओ यही कर रहे थे ना, वो बता रहा था कि किस समुदाय की वोट काटनी है, किस गांव की काटनी है, किस मोहल्ले की काटनी है और किसकी बनानी है। फोटो चाहिए आपको? ओपी सिंह जी बताइए, अगर फोटो चाहिए तो राजनीति छोड़ दीजिएगा। हम बता रहे हैं असेंबली सीट पे, बोल रहा हूं टीवी पे, पूर्व विधायक जो नहीं रहा इस समय घर में बुला करके बीएलओ की मीटिंग, बताइए आप टीवी पे, बोलिए आपको फोटो चाहिए। हम इसलिए बोल रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जितना आपके टाइम पे बढ़ा है, मैं ये नहीं कहता पहले नहीं हुआ, हुआ होगा, लेकिन जितना आपके टाइम पे अच्छा हुआ विजय भाई एक मिनट रुको भाई, 12 का ठीक था कि नहीं? अरे भाई रुक, अरे इतना बोल के आप रुक जाओ। 12 का ठीक था कि नहीं? अरे रुको भाई, 12 का ठीक था चुनाव की नहीं, ये 12 में भी गड़बड़ था। देखिए सुनिए, जहां जहां जनता ज्यादा भर के प्यार देती है वहां इनकी हिम्मत नहीं होती गड़बड़ करने की, लेकिन जहां इनको लगता है 1000-2000 के बीच में ये गड़बड़ कर जाते हैं, ये करते हैं गड़बड़। तो आप हर सीट लाख से जीतो, क्या दिक्कत है? फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ओपी सिंह जी बीच में ये भी बोल रहे थे कि इन लोगों का अहंकार दिखता है, जनादेश सब कुछ है। हम भी मानते हैं जनादेश सब कुछ है। क्यों इन्होंने फिर नारा लगाया था कि तीसरी बार आएंगे और घर घर जाएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार? क्यों, पता था आपको? क्या आपकी भी तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स चलती होगी ना, उम्मीद होती है कि यह शायद आपका कोई मापदंड है या देखने का विजन है, नजरिया, आपको लगता है आपकी सरकार आ रही है, हमको लगता है हमारी आ रही है। तो अगर हम बोले कि हम 27 में आ रहे हैं तो बड़ा दर्द है आपको। अरे एक मिनट विजय भाई, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट भाई बाबू, एक मिनट रुको। मुझे फिर मैं मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूँ। मुझे एक चुनाव बता दो पिछले 30-40 वर्षों का, बहुत पुराने में तो फिर लोग जान ही नहीं पाएंगे कि अब जवाहरलाल और इंदिरा गांधी के समय का, जिसको आप पवित्र अच्छा मानते हो कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। एक चुनाव बता दो, फिर मैं मिश्रा जी के पास जाऊं। बस चुनाव बता दो सन, बाकी डिटेल टिप्पणी नहीं चाह रहा। नहीं देखिए, मुझे आपको नहीं, आप डिटेल अलाउ नहीं करूंगा, सिर्फ एक चुनाव बता दो। अरे एक सवाल का जवाब दूंगा यार, एक चुनाव बताओ। एक आपका, एक मिश्रा जी का, आपका एक मिश्रा जी का। जब से ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब से तब से नहीं, तब से गड़बड़ है। और एक राहुल मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं मैं, लास्ट अभी इन्होंने, देखिए आपने मेरे से कहा नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुक दीजिए आगे लंबी बात, 2 सेकंड ना आगे नहीं, मैंने आपके प्रश्न पर आई विल नॉट अलाउ। मैंने आपसे ना भैया रुको, मैंने आपसे, मैं बोल लेता इतनी देर में बोल लेता मैं 2 सेकंड। मैं कह रहा हूँ मिश्रा जी बड़े पत्रकार हैं, बात क्षेत्र की नहीं है, बात यह है कि उनको ये समझ नहीं, वो जिसका नाम ले रहे हैं मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक जी, वो दूसरे टाइप के सांसद हैं, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। आगे बात, अब इनकी आवाज रोक दीजिए, जानकारी नहीं है कि इनकी आवाज रोक दीजिए। ए.के. मिश्रा ने हरिंदर मलिक का नाम नहीं लिया, हरिंदर मलिक का नाम विजय राठी ले रहे हैं। अब हरिंदर मलिक जाने, विजय राठी जाने, ए.के. मिश्रा ने नहीं लिया। नो, मुझे सब ध्यान रहता। दूसरा, मैंने प्रश्न पूछा था कि समाजवादी पार्टी 92 में बनी, मुलायम सिंह बनाए, बेनी वर्मा और धनीराम वर्मा और आजम खान, ये सब लोग उनके साथ थे। 92 से लेके आज तक ये बता दो कोई चुनाव ईमानदारी से हुआ कि सभी फर्जी थे? ए.के. मिश्रा जी सपा कह रहे कि 12 वाला भी पूरा ठीक नहीं था। बोले क्यों? बोले हमको थोड़ा कम मिला, हमको और मिला। भाई जब 403 में 403 आपकी आएंगी तभी चुनाव ठीक मानेंगे? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। बोले 37 सीट आई, बोले ना ये भी कम आई, इसमें भी घोटाला है, विजय भाई कह रहे। मैंने पूछा मेरे भाई एक चुनाव बता दो, आप पूरे भारत के माथे पर काली पोतना चाह रहे हो। बोले एक भी चुनाव ठीक नहीं था। क्या? अरे भाई एक बार रुक जाओ मिश्रा जी, तो फिर आप हर सीट 1 लाख से क्यों नहीं जीतने की कोशिश करते हो? आप कह रहे नहीं, जो 1000-2000 वाली होती है वो उसमें ये गड़बड़ कर देते, तो आप 50,000 की लीड रखो। मिश्रा जी ये तर्क तो बड़ा विचित्र है कि आज तक जब से सपा जन्मी वो कोई चुनाव ही पवित्र नहीं मान रही। देखिए शुरू में ही आपका ये लॉजिक था, ये प्रबोधन था, ये बड़ा अच्छा लॉजिक था और बड़ा अच्छा ये पॉइंट है। अपनी टोपी हर आदमी को जबरदस्ती ये पहनाना चाहते हैं। जो आपने बोला कि भाई हम बोलेंगे तभी हम जीतेंगे, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे।
अब सवाल ये है कि अभी मैंने न किसी पार्टी किसी का नाम नहीं लिया, अब वो जबरदस्ती इसको सिद्ध करने में लगे हैं। कुछ कारणों से आदमियों का नाम, नेताओं का नाम नहीं लिया जाता है। ये पत्रकारिता की एक प्रोटोकॉल होता है, नेता कोई किसी को भी बोल दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ये बड़े मार्के की बात है और मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में उस वक्त हम उतने एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन इनके पुरुषार्थ को, चुनावी पुरुषार्थ को हमने देखा है साहब। क्या मजाल है कि बूथ पे एक वोट जो है बिना इनके अनुमति के पड़ जाए, या जैसे ये चाहे वैसे ना हो, चाहे वो वोट हो, चाहे लिस्ट से नाम डलवाना हो, गिनवाना हो, सरकारी काम हो। आज ये इतने दीनहीन, निरीह हो गए हैं, पुरुषार्थहीन हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं ये लोग कि ये शिकायत कर रहे हैं डिबेट में बैठ करके कि एक पन्ना प्रमुख जो है ऐसे कर देता है और 50 करोड़ की हमारी जो है फैन फॉलोइंग है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 500 वोट से हमें, अरे 500 वोट से हरा देते हैं तो 50 सारे लोगों की लीड लेके चलो ना। एक पन्ना प्रमुख से आप हार जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे। एक पन्ना प्रमुख से अगर आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो सर राजनीति छोड़ दीजिए, चलिए मथुरा हमारे साथ, आपके साथ हम भी वजन करेंगे। ये कोई शिकायत है कि पन्ना प्रमुख ने जी ये कर दिया, घोटाला कर दिया? तो किस बात के नेता हो भाई आप? किस बात के आप जिला अध्यक्ष हो? वो ठसक भूल गए अपनी कि जब मीसा भारती मैडम के शादी में टाटा शोरूम से पूरी गाड़ियां उठवा ली गई थी और किसी हिम्मत नहीं हुई IAS PCS पुलिस की और सेंट्रल में यहाँ पे वहां पे पत्रकार की आवाज उठा दे और बोल दे कि गलत हुआ। वो ठसक नहीं रह गई। अब नहीं रह गई तो शिकायत मत करिए कि एक पन्ना प्रमुख ने हमारा नाक काट लिया। पन्ना प्रमुख से तुलना, क्या बात कर रहे हैं सर? शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद का दावेदार और कंपटीशन पन्ना प्रमुख से। शिकायत पन्ना प्रमुख की तरह पन्ना प्रमुख के ऊपर कि उसने हमें हरा दिया। ठीक। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी को पिछले 32 साल तो कुल हुए, मतलब 3 दशकों से अपने जीवन के अब तक के काल में कोई चुनाव ईमानदारी का नहीं लग रहा। वो कह रहे सब में खोट थी। जो आपके समय में हुआ उसमें भी खोट, जो राजीव गांधी के समय में हुआ उसमें भी खोट, जो नरसिंह राव के समय में हुआ उनमें भी खोट, जो मनमोहन सिंह के समय में हुआ उनमें भी खोट। जी जी, आप ये बताइए 2014 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? नंबर 1। 2017 के पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ था। नगर निगम में 1 सीट नहीं पाए थे, बहन मायावती 2 सीटें पाई थी, एक सहारनपुर की, एक और कहीं की इलाहाबाद। ये तब मुख्यमंत्री थे बाबू अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री थे 14 लोकसभा में भी और 17 के नगर निकाय में भी। फिर उसके बाद 17 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय कौन मुख्यमंत्री था? तो भाई अगर आपके रहते भी भारतीय जनता पार्टी 14 और 17 में जीत जाती है और बेईमानी करके जीतती है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 17 से और 17 से लेकर 24 तक, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप 40-50 साल से 60 साल से आप पत्रकारिता में हैं, पीसफुल चुनाव आज तक कभी हुआ? 17 से हुआ? आज तक कोई बूथ लूट लिया, किसी को गोली मार दिया, किसी ने स्याही डाल दिया, किसी ने ईवीएम लूट लिया, तोड़ दिया, गोली चली, लाठी चली, कहीं कुछ हुआ? पीसफुल। और उस पीसफुल में आपने जो एजेंडा आपका इतने था कि भाई जोड़ो, यहाँ मुसलमान कितना है रामपुर में? 52%। यादव कितना है? 9%। 52, 9, 61। स्वार में कितना है? आजमगढ़ में कितना है? आपने जीवन भर यही गणित जोड़ा और यही गणित मुलायम सिंह ने भी जोड़ा, यही गणित आपने भी जोड़ा। दूसरी बात, आपके जितने प्रत्याशी खड़े होते थे उसमें 20% गुंडा माफिया बवाली उपद्रवी खड़े होते थे। ये जितने बड़े बड़े माफिया और गुंडे उत्तर प्रदेश में हुए, जिनकी पूरे देश में नामगाम था, उनको माननीय बनाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे जितने भी हुए, पश्चिम में हुए, पूरब में हुए, सब तो गुंडे अपराधी माफियाओं को आपने बनाया। और दूसरी बात, पत्रकारिता में एक चीज मैं भूला नहीं हूं,
वो ये नहीं भूला हूँ अरे विजय कि भाई, अतीक अहमद अब्ताब जी तांगे वाले का बेटा था। अब तक 1150 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त हो चुकी है। जो अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4057 करोड़ की गुंडों, माफिया, उपद्रवियों से संपत्ति जब्त की है, उसमें 1100 करोड़ अतीक की है और लगभग उतने ही मुख्तार की। तो किसान का बेटा मुख्तार और तांगे वाले का बेटा अतीक, ये किसकी सरकार में हुआ? अरबपति कैसे हो गए? तो आपने केवल गुंडों, माफिया। और सुनिए, एक बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त कर दूं, फिर चाहे मुझे समय दीजिएगा या मत दीजिएगा, बड़ी कटु बात बोलूंगा। अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हुई, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, और उसके बाद क्या बढ़ी? चुनाव के बाद बहराइच हो, कानपुर हो, कन्नौज हो, किसकी हिम्मतें बढ़ी और कौन उनके साथ खुलेआम खड़ा? किसी की हत्या हो जाती है, उसके साथ नहीं खड़ा होते हैं। प्रश्न ये उठाते हैं कि माइक में गाना कौन सा बज रहा था। अच्छा, पुलिस के रहते वो चढ़ कैसे गया झंडा उतारना? सवाल ये। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक, आप यू मेड योर पॉइंट। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं विजय राठी के पास चलूंगा। विजय भाई, एक मेरा प्रश्न ये है, जो चुनाव चाहे चुंगी का रहा, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का, उस दौरान हुए जब आपकी सरकार रही है, मुलायम सिंह रहे या अखिलेश यादव रहे, या उस समय हुए जब आपके समर्थन की सरकार रही केंद्र में? 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार आपकी ही सरकार थी, उसमें नेताजी का समर्थन ही दे रहे थे, तो घर की बात थी। ठीक, नरसिंह राव के समय में भी वही स्थिति थी। तो जो आपके हुकुमदारी में जो चुनाव हुए जब आप सरकार में रहे, वो भी गड़बड़ कैसे हो गए? बात समझ में नहीं आई। जब सरकार में नहीं तब तो मुझे समझ में आता है कि बीएलओ ऐसा बोला और टीएलओ ऐसा बोला, लेकिन जब आप सरकार में थे तब कैसे हो गया? जवाब किसका दे जी, तो फटाफट जवाब दे देते हैं। देखिए, ओपी सिंह जी से मैं कहूंगा पहले तो जी, हेलो भैया, आवाज कुछ कट रही है। हेलो, लग रहा कोई तकनीकी समस्या आगे। एक मिश्रा जी, वही प्रश्न आपसे, जब आपकी सरकार, आप खुद मुख्तार, आप मुख्यमंत्री, आपका केंद्र में जलवा, उसके बाद होने वाला चुनाव गड़बड़ कैसे हो सकता है फिर? नहीं, देखिए, आत्ममुग्धता यही होती है, जो मैंने शुरू में अमिताभ जी बोला था ना, कि अभी भी जो पहले आदतें लगी थी जब ये ठसक के राजनीति करते थे, क्योंकि भाई एक जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें पास हुई है, मिजाज अभी भी उनका यही है, जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए, और यही मान के ये चलते हैं कि हम गुंडई के बल पे ही करेंगे, या बलात् करेंगे, या शक्ति प्रदर्शन करके। अब मुझे एक चीज ये बताइए, अब इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, अब इनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे फेल। अब केवल एक मुद्दा होगा कि चूंकि जी होर्डिंग पे लिखा हुआ है 27 के सत्ताधीश हम हैं, बस ये मुद्दा। तो मुद्दे ऐसे बनेंगे, 27 का सत्ताधीश कौन, ये आप सर्वे करवा रहे हैं कि चलते फिरते जितने लोग जाए होल्डिंग देखे, एसएमएस करके, या कुछ सुविधा होगी कि भाई आप वहां लिखिए अखिलेश यादव बनेंगे, ये बनेंगे, ये सर्वे करवा रहे हैं कि ये मुद्दे बना रहे हैं। जब आप मुद्दों से भटकेंगे, कोई भी किसी भी कालखंड में हो, जनता की नब्ज, जनता के मुद्दों से जब आप भटकेंगे तो आप फिर यही सब चीजें होगा। 10 साल 15 साल तक आप घिसते रहेंगे और चुनाव हारेंगे नहीं। कभी 100 वोट से हार जाएंगे, कभी 100 वोट से हारना भी हार होती है, 10,000 वोट से हारना भी हार होती है, ये मान के चलिए। 1 वोट से हारना भी हार होती है और आप सत्ता से बाहर हो सकते हैं। उतना ही कष्ट मिलेगा जितना आप 10,000 वोट से हारेंगे। तो 1 वोट की अहमियत को समझिए। चुनाव के बाद ये मत बोलिए जी हम 500 वोट से हार गए। उसको जब आपको पता है हम लगातार 200 वोट से हार रहे हैं, तो वहां काम करिए ना, उसको मैनेज करिए, अपनी कमी निकालिए। बोर्ड लगाने से नहीं होगा, या तो आप बोल दीजिए ये सर्वे है। भाई विजय जी जुड़े जी। नहीं, वही बात मेरी समझ में नहीं आई कि भाई हम ये मान लें कि भाजपा की सरकार आई तब से आपके मुताबिक चुनाव गड़बड़ हुआ, लेकिन जब आपकी सरकार थी या आपके दोस्तों की सरकार थी तब चुनाव गड़बड़ कैसे हो गया? तो भाजपा को तो दूर दूर तक सत्ता चिमटे से भी नहीं छू रही थी, तब गड़बड़ी कैसे हो गई?
फिर गड़बड़ी की किसने? जब हुकूमत में आप थे, जैसे अभी आप भाजपा पर आरोप लगाते हो कि भाजपा वालों ने गड़बड़ी कराई, बीएलओ को धमका दिया, पन्ना प्रमुख ने खेल कर दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया, यादव का वोट काट दिया, मुसलमान का वोट काट दिया। अव्वल तो वोटर सतर्क हो या वोटर के पीछे जो राजनीतिक दल है वो राजनीतिक कार्यकर्ता सतर्क हो तो किसी का नाम नहीं कर सकता। मेरी जानकारी ये कहती, कोई येलो बीएलओ किसी का नाम नहीं काट सकता। कई बार लिस्ट पब्लिश होती है, आपको कोई शिकायत है तो जाके उसको इंडोर्स कराइए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास क्या काम है? यही काम है, अपने वोटर को सुरक्षित रखिए। आप नहीं किए वो काम, क्या? ये बड़ा प्रश्न है। और भाई अगर विजय जी जुड़े हो तो विजय जी, हाँ अभी कुछ समस्या आ रही है। ओपी सिंह जी, यही बात मेरी समझ में कतई नहीं आ रही कि जब सरकार आपकी रही या आपके मित्रों की रही दिल्ली में, तब गड़बड़ कैसे हो गया? वो तो कह रहे कि कोई चुनाव ठीक नहीं हुआ। अमिताभ की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अभी जानते हैं गड़बड़ी एक है कि न तो समाजवादी पार्टी और न तो कांग्रेस, ये कभी जनादेश का सम्मान किया ही नहीं। ये जनादेश को मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी का जमाना रहा हो, चाहे राहुल जी का हो, चाहे मुलायम सिंह का जमाना रहा हो, चाहे इनका रहा हो। आप देखिए ना कि जब इंदिरा जी को हाई कोर्ट ने चुनाव में गड़बड़ी के कारण अयोग्य घोषित कर दिया तो क्या हुआ उसके बाद? कहा नहीं, संविधान की रक्षा करने वाले, ये जनता के जो सही चीज है उसको हम नहीं मानेंगे, हम संवैधानिक आदेश नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? हम देश के ऊपर इमरजेंसी लगाएंगे। वही हालत समाजवादी पार्टी की है। आप जनादेश में जीत के सीना भी ठोक रहे हो, हमारे ऊपर तंज भी कस रहे हो। देखो 2024 का लोकसभा चुनाव देख लो क्या हुआ। आपसे ज्यादा सीटें हम मिली, हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। और आप इसके बावजूद भी आरोप लगा रहे हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, विजय जी जुड़ गए। विजय जी, प्रश्न वही, जब आपकी सरकार थी या आपके मित्रों की सरकार रही केंद्र में, तब होने वाले चुनाव पवित्र क्यों नहीं थे? विजय राठी। नहीं, देखिए, चुनाव पवित्र की जहां मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब से केंद्र में बीजेपी आई है और जब इन्होंने दखल अंदाजी शुरू की, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो उससे या पैरामिलिट्री फोर्सेस से, तब से चुनाव बिगड़ा है। और उसके बाद जब ये पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में आ गए और केंद्र में तो है ही, तो इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी, तानाशाही शुरू की और उसके एग्जाम्पल उदाहरण हमने खूब देखे हैं उसमें। रही बात पत्रकारिता की, ओपी सिंह जी अभी बोल रहे थे, देखिए मैं कहूं कितना भी जोर आप लोग लगा लीजिए, हालांकि जब मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा मिश्रा जी में करंट आ गया था, वो भी जोर जोर से बोलने लगे, गलती उन्होंने कर दी थी। और ये छोटी गलती नहीं है, टीवी पे बैठ के करोड़ों लोग देखते हैं। उन्होंने समाजवादी का बता दिया, जबकि ऐसी गलत भाषा समाजवादी में कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आज के जो हालात है, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये दबंगई आपकी नहीं चलेगी, अपनी लाठी जो दंगा कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कामयाब नहीं होंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार पर, शिक्षा पर, नौकरी पर और देश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए ऐसे नेता को वोट करेगा जिसने पहले भी काम किए और आगे भी वो हर समाज के लिए काम करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में और उनके धर्म की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, ठीक है विजय जी, ठीक है, में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। अमिताभ जी, ठीक है, ठीक है। मैं एक एश्योरेंस चाहता हूं, अपने मुद्दे खूब अच्छे से उठाइए, खूब प्रचार करिए, लेकिन ये कह दीजिए खूब, मैं समाजवादी पार्टी विशेष रूप से कहूंगा, एक बार नहीं 100 बार वोटर लिस्ट देखो, चश्मा साफ कर करके देखो कि कहीं किसी वोट तो नहीं कटा हो, तुरंत एसडीएम के जाओ बनवाओ, सारे कार्यकर्ताओं को इसमें लगा दीजिए। लेकिन जब चुनाव हो जाए, अभी बाई इलेक्शन, उसके बाद 27 का, उसके बाद 29 का, तो उस इलेक्शन पर तोहमत मत लगाइएगा। अभी जो करना है सब कर लीजिए, जहां जहां आपको जांच पड़ताल करनी जा करिए कि हमारे आदमी का वोट है कि नहीं कट गया। चुनाव परिणाम आने के बाद प्रलाप ठीक नहीं। ये करोड़ों लोगों के जनादेश पर अपमानजनक टिप्पणी होती है, बोले हम जीत रहे, हम रहे थे, हमको हरा दिया, ये क्या तरीका है?
जब 14 में आप थे तब कैसे हारे? 14 में आप उत्तर प्रदेश में थे ना, सीटें आई 5। 17 में आपकी लीडरशिप में सरकार थी जब चुनाव हुआ, आपकी सीटें आई 47। तब मुलायम सिंह जी के समय चुनाव हुए, मनमोहन सिंह के समय चुनाव हुए, मनमोहन सिंह और आप एक ही थे, आप समर्थक दल थे उनके, आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी समाजवादी पार्टी उनको। ये भारत के जनतंत्र पर ओछी टिप्पणी होती है कि हमको जानबूझ कर हरवा दिया, वरना जीते तो हम ही थे। तर्क ठीक नहीं। अगर ममता बनर्जी जीत सकती हैं पश्चिम बंगाल में, तब भारत में भाजपा की सरकार नहीं है। लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन जीत सकता है एक बार बिहार में, स्टालिन जीत सकते हैं तमिलनाडु, रेवंत रेड्डी जीत सकते हैं तेलंगाना, डीके शिव कुमार और सिद्धिरमैया जीत सकते हैं कर्नाटक, सुक्खू आ सकते हैं हिमाचल में, इसी रिजीम के अधीन हो रहे चुनाव। तो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आए? इसका तो जवाब देना होगा ना। सुक्खू कौन सा जूडो कराटे जानते हैं जो आप नहीं जानते? आप कह रहे हो ना जब से भाजपा केंद्र में आई है तब से ये सब हो गया। तो ये सब लोग तो भाजपा के विरोधी हैं। पंजाब में भगवंत मान कैसे आ गए, दिल्ली में केजरीवाल कैसे आ गए? इसका तो उत्तर ढूंढना होगा। आप नहीं आए, क्या इसका अर्थ ये नहीं कि आप पे कोई कमी रही प्रयास में, जनता आपने आपको पसंद नहीं कम किया? क्या इसका अर्थ ये नहीं है? ये नकारवादी राजनीति ठीक नहीं। स्टालिन कैसे जीते, ममता कैसे जीती? जब पंजाब में चुनाव हुआ तो वहां तो कांग्रेस का शासन था और केंद्र में भाजपा का शासन था और जीती आम आदमी पार्टी। अब कर लो बात, कैसे जीत गई? अगर बीएलओ ही चुनाव तय कर देते हैं तो कैसे जीत गई आम आदमी पार्टी पंजाब में? आप क्यों नहीं जीत पाए? मैं समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने आपको लोकसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया है, आपके जीवन काल का सबसे बड़ा जनादेश। नेताजी के समय में 35 सीट आई थी अधिकतम, अखिलेश जी के समय में 37 आ गए। उस सबसे बड़े जनादेश को, सबसे बड़े उपहार को आप डिमीन कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, ये बता के कि नहीं नहीं इसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं वरना हम 50 जीतते। आप इसको भी पवित्र मानने को तैयार नहीं। 50 जी आ जाएंगी तो कहोगे नहीं आनी तो 60 चाहिए थी, 50 आई, गड़बड़ हुआ। क्या 80 में 80 आएंगी तभी आप कहोगे कि हाँ आप चुनाव ठीक हुआ? अभी तक भारत में कोई 80 में 80 तो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाया। ये 403 आएंगी तभी मानोगे, बोलो ना 403 पूरी हमें दो तो हम कहेंगे चुनाव ठीक हुआ, वरना हम कहेंगे चुनाव में गड़बड़ है। भैया ऐसा नहीं हो सकता। चाहे घर में बैठ के बोलो, चाहे टीवी पे बोलो, चाहे अटारी पे चढ़ के बोलो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई बोले नहीं हो सकता। 403 आपको कैसे मिल जाएंगी? किसी को नहीं मिली तो आपको कैसे मिल जाएंगी? और आपकी शर्त ये है लग रहा कि नहीं 403 नहीं आएंगी तो हम यही बोलेंगे कि चुनाव में गड़बड़ है, बीएलओ कर रहा है गड़बड़। मैं कहूंगा सारी ऊर्जा लगाइए मतदाता सूची को दुरुस्त कराने में, बाकी सब कामों पर ध्यान कम दीजिए, ताकि चुनाव के बाद ये कहने का स्कोप नहीं बचे ये कहने का मलाल नहीं रहे कि यहाँ 20% यादव वोट कट गया और यहाँ 20% मुस्लिम वोट कट गया। यादव और मुस्लिम वोट हर हालत में मतदाता सूची में रहे, ये इंश्योर कराइए। इसके लिए धरना प्रदर्शन करिए, ज्ञापन दीजिए, सत्यापन करिए, लेकिन बाद में मत कहिए। लाखों लोग लगते हैं चुनाव की प्रक्रिया में, करोड़ों लोग वोट देते हैं। ये करोड़ों वोट देने वालों के निर्णय क्षमता पर सवाल उठाना अच्छा नहीं, और लाखों लोग जो चुनाव की प्रक्रिया में लगते हैं, मतदान कराते हैं, काउंटिंग कराते हैं, उनके परिश्रम पर भी इस ढंग से उंगली उठाना ठीक नहीं। हर वोट पवित्र है, उस वोट से स्टालिन चुने जाएं चाहे योगी आदित्यनाथ चुने जाएं। धन्यवाद।